टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है 30 सितंबर और हर साल हर उस बंदे को जिसकी माहाना आमदनी 50,000 रुपये है उसको ये रिटर्न फाइल करना है और ये कानूनी ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी है हर पाकिस्तानी की। अच्छा, अब एफबीआर ने कुछ आसानियाँ पैदा की हैं, एक उनकी ऐप भी आ गई है, उसका नाम है टैक्स आसान, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो लैपटॉप पे अपने आईरिस के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, वो नंबर जो आपके अपने नाम पे है वो होना चाहिए, और ईमेल एड्रेस। इसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। एक दफ़े रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आप या तो ऐप पे जाके अपना रिटर्न फाइल कर दें या आईरिस के थ्रू। तो हम बात करेंगे ज़ीशान मर्चेंट साहब से, जो एक सीनियर टैक्स कंसल्टेंट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं कराची टैक्स बार के। तो वो हमको बताएंगे कि मज़ीद प्री रिक्विजिट्स क्या हैं ताकि आप बआसानी अपना टैक्स रिटर्न 30 सितंबर से पहले फाइल कर लें। एफबीआर ने एक ऐप मुतारिफ़ कराई है सन 2019 में, टैक्स आसान के नाम से। बहुत आसान ऐप है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अपना रिटर्न मिनटों में फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आपने स्क्रीन को खोला तो आपको वो दो ऑप्शन देता है कि आपने साइन इन करना है या साइन अप करना है। साइन अप उन लोगों को करना है जिनका आईआरएस का आईडी पासवर्ड नहीं है। साइन इन उन लोगों को करना है जिनका ऑलरेडी आईआरएस का आईडी पासवर्ड बना हुआ है। साइन इन के लिए सीएनआईसी की ज़रूरत है। हम चलते हैं और सीएनआईसी डालते हैं और ऐप की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो सीएनआईसी है वो आपको डालना पड़ेगा। आप ये याद रखिए, जब आप सीएनआईसी अपना एंटर कर रहे हो तो करेक्ट डालिएगा, वरना ये साइन इन करने में तकलीफ देगा। सीएनआईसी डालने के बाद अपना पासवर्ड डालिए। अब हम साइन इन हो चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ताजिर दोस्त स्कीम, जिसका बड़ा चर्चा है आजकल, उसमें भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और वेरियस ऑप्शंस हैं आपके पास। एफबीआर मालूमात का भी है, जहाँ से आप अपनी टैक्स की डिटेल्स निकाल सकते हैं कि आपका किस किस जगह से कितना कितना टैक्स कटा हुआ एफबीआर मालूमात से आपको पता चल सकता है। हम स्ट्रेट जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ। ये अब हमारा पहला क्लिक है। जब इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ जाते हैं तो वो दो ऑप्शंस देता है कि टैक्स रिटर्न पे आपको जाना है या प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट 7E, जिसको हम कहते हैं आम फैम जबान में। अगर वो सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी यहाँ से निकल सकता है। हमने इनकम टैक्स रिटर्न दबाया तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ये डैशबोर्ड पे आता है। यहाँ से हम न्यू रिटर्न का जो प्लस है उसको क्लिक कर देंगे तो हम उसके बाद वो हमें तीन ऑप्शंस देता है कि आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, सैलरी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर रिटेलर्स फाइल करना चाहते हैं। ये सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर रिटेलर्स ताजिर दोस्त के लिए। हम सैलरी रिटर्न चूँकि फाइल कर रहे हैं तो हम सैलरी रिटर्न पर डायरेक्टली चले जाएंगे। जब हम ये जाएंगे तो फिर कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। साल पूछता है कि कौन सा साल सेलेक्ट करना है। देखिए, इस वक्त जो अब हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो टैक्स ईयर 2024 है। चूँकि साल 30/6/2024 जो ख़त्म हुआ उसकी रिटर्न अब जाएगी, और ये मैं बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि 30 सितंबर आखिरी तारीख है, इससे पहले ये रिटर्न्स को फाइल करना ज़रूरी है। तो हम साल 2024 को क्लिक करेंगे और हम इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगले ऑप्शन पे वो पूछता है कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। जो लोग 182 दिन पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट होते हैं। इससे ज़्यादा 182 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट होते हैं। तो हम रेजिडेंट को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद वो पूछता है कि आपकी तीन ऑप्शंस आपसे पूछते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। इनकम फ्रॉम सैलरी पे हम क्लिक कर देंगे और अपनी एनुअल सैलरी यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने इस वक्त जो सैलरी रखी है वो 15 लाख रुपए रखी है कि 15 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी हो तो उस पर कितना अमाउंट आता है। वो खुद आईआरएस कंप्यूट करके आपको बताता है कि टैक्स पेएबल कितना आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पूछता है कि क्या इनकम आपकी कोई एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी है। ये वो मेडिकल अलाउंस है जो लोगों को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो हम इस तरह के चूँकि सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे 15 लाख पे और सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये पूछता है कि एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी पे कोई एनुअल डिडक्शन आपकी हुई है तो यहाँ पे आप अपना वो टैक्स अमाउंट बता देंगे कि जो टैक्स कटा है। हम वो टैक्स अमाउंट बता देते हैं कि कितना टैक्स अमाउंट हमारा कटा हुआ है। 15 लाख पे तकरीबन 52,500 रुपये टैक्स कटता है, इसलिए हम उसको डाल के सेव करके सीधा आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा चूंकि हमारी कोई प्रॉफिट भी नहीं है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आपको सैलरी का रिटर्न फाइल करने के लिए जो 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सैलरी सर्टिफिकेट, अगर आपका करंट अकाउंट नहीं है और सेविंग्स अकाउंट है तो बैंक प्रॉफिट का सर्टिफिकेट, मोबाइल का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपकी वेल्थ की कंप्यूटेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर 4 चीज़ें 5 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप मिनटों में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हमने सैलरी और उसका टैक्स डाल दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ये हमसे पूछता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ों पे जिस पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, अगर आपने कोई ज़कात दी है तो ज़कात आपकी डायरेक्ट डिडक्टेबल है या एजुकेशन एक्सपेंस है। तो इस केस में चूँकि कोई भी चीज़ नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब वो हमसे पूछता है कि बैंक पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, व्हीकल पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है। चूँकि हमारे पास ना बैंक की कोई टैक्स डिडक्शन है, ना व्हीकल पे कोई, मोटर व्हीकल पे भी इनकम टैक्स कटता है। जिन लोगों के पास मोटर व्हीकल
है और उस पर अगर बैंक इनकम टैक्स कट रहा है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास नहीं है तो हम अगली स्क्रीन पे आ जाएंगे। फिर ये पूछता है, यहाँ तक इनकम टैक्स रिटर्न की चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आपने देखा कि कितना स्विफ्टली और कितना जल्दी से सैलरी टैक्स पेयर्स की रिटर्न को आप भर सकते हैं। अब आ गए हम एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटमेंट पे। ये एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट वो है कि जिसमें आपने अगर पिछले साल की आपकी कोई वेल्थ है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी पिछले साल की वेल्थ है 10 लाख रुपए और उस 10 लाख रुपए का ब्रेकअप आपका बैंक है, आपका कैश है, कुछ फर्नीचर फिक्सचर है, तो उसका टोटल होगा 10 लाख रुपए। और इस साल आपकी, जैसे हमने अभी कंप्यूट की, 15 लाख रुपए सैलरी है। साल के आपके खर्चे आपको पता होने चाहिए कि आपने कितना खर्च किया है। फॉर इंस्टेंस हमारी अगर 15 लाख रुपए की सैलरी है और उसमें से हमने 14 लाख रुपए खर्च कर दिया तो सेविंग जो है वो 1 लाख रुपए हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली वेल्थ 10 लाख जमा 1 लाख, 11 लाख रुपए आपकी इस साल की टोटल वेल्थ हो गई। तो उस टोटल वेल्थ को रिकंसाइल करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पे रिकंसिलिएशन का टैब है, जो रिकंसिलिएशन बताएगा कि आप इसमें बताएंगे कि साल में 15 लाख रुपए मेरे पास इनफ्लो आया और आउटफ्लो जो है मेरा 14 लाख रुपए हुआ, तो नेट इनफ्लो जो है वो 1 लाख रुपए है। अब ये भी हो सकता है कि 15 लाख रुपए कमाए और 15 लाख रुपए खर्च कर दिए तो कुछ इजाफी इस साल नहीं बचा, तो ये इस सूरत में पिछले साल की जितनी वेल्थ रहेगी 10 लाख रुपए। हम एक एसेट देख लेते हैं कि एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आपको बताने होते हैं। अगर आपके पास है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंट या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट है, व्हीकल है, आपके पास पर्सनल आइटम्स है, हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं, जो अभी हमने बात किया कि ये कुछ चीज़ों का आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो आप बड़े आसानी से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने किसी एक टैक्स पेयर की वेल्थ खोली हुई है कि जिसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो हम इसको आगे नहीं जाएंगे। लेकिन यहीं से अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो रिकंसिलिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सबमिशन का। आप सबमिट का बटन दबाएंगे, वाला आपकी रिटर्न फाइल हो गई। अब देखिए, जब हमने ये रिटर्न, तो बुनियादी रिटर्न हमने देख ली कि किस तरह से फाइल होती है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर मेरे तनख्वाह के साथ साथ मेरा बैंक में मुझे अगर कोई प्रॉफिट मिला है तो वो मुझे कहाँ दिखाना है। तो बैंक प्रॉफिट को, जहाँ पे हमने शुरू में बात की थी कि जहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके बराबर में जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसमें जाएंगे आप, क्लिक करेंगे और प्रॉफिट अंडर सेक्शन 7B प्रॉफिट ऑन डेट का कॉलम है, उसको क्लिक करेंगे। वहाँ पे कितना आपको बैंक प्रॉफिट मिला है वो बताएंगे और सेव करके आगे निकल जाएंगे। और इसके बाद फॉर इंस्टेंस आप एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए साल का प्रॉफिट मिला है हमें, सेव किया, सेव करके आगे चले गए और उसी के बाद कंटिन्यू करके इसको आगे जाएंगे और अब उस स्क्रीन पे चले जाएंगे कि जहाँ पे हमने टैक्स डिडक्शन की बात की थी कि टैक्स कितना कटा है, और वो उस पर प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना टैक्स एंटर करेंगे और उसके बाद आगे निकल जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे एक वो तरीका है कि अगर जिसकी प्रॉफिट के साथ, सैलरी के साथ साथ अगर बैंक प्रॉफिट भी है, तो एक तो ये बता दें। अगर इसके साथ साथ कुछ लोगों ने शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया होता है और उसके साथ उनको या तो डिविडेंड मिलता है या कैपिटल गेन मिलता है, इस वक्त ये ऐप उसको नहीं फीचर कर रहा, उसके लिए आपको आईआरएस की वेबसाइट पे जाके अपने कंप्यूटर से लॉगिन करके और वहाँ से वो रिटर्न फाइल करनी है। जैसे ही आप जाएंगे तो वो हो सकता है। अब इसके अलावा अगर आप देखें कि और क्या बुनियादी सवाल होते हैं, तो लोगों को अपने असासाजात कैसे डिक्लेयर करने हैं, जिसको वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं, वो एक सवाल आ सकता है। तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट में वो एसेट्स दिखाए जाते हैं कि जो आपके अपने नाम पे हैं। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपके अपने नाम पे हैं। अक्सर लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और उसमें एसेट्स सबने मिल के लिए हुए होते हैं, यानी या किसी सरबराह ने लिए हुए होते हैं, तो आपको वो एसेट्स नहीं दिखाने कि जो किसी और ने ख़रीदे हैं और किसी और के नाम पे। आपको वही एसेट्स दिखाने के जो आपने ख़रीदे हैं और आपके नाम पे। फॉर इंस्टेंस, मोटरसाइकिल आपने अपने नाम पे ख़रीदी, आपके नाम पे है। आपने जो है सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीदे, आपके नाम पे है, आपने ख़रीदे तो आपको दिखाने। आपने शेयर्स ख़रीदे, आपके नाम पे है, आपको दिखाने। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसका लोग ख्याल नहीं रखते कि जब भी आप एसेट को ख़रीदेंगे तो जिस कीमत पे ख़रीदते हैं वही कीमत दिखाई जाती है, मार्केट वैल्यू नहीं दिखाई जाती। इसके अलावा आपको अपनी वेल्थ को रिकंसाइल करने के लिए आपके पास आपका बैंक का एंडिंग बैलेंस होना चाहिए कि वो पिछले साल क्या था और इस साल क्या है, तो आपको अपनी वेल्थ को रिकंसाइल करना होता है। अगर आपने इसी के साथ साथ जो खर्च किया है पूरे साल में, जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि 15 लाख कमाए, तो अगर आपने 15 लाख भी खर्च कर दिए तो उसका हिसाब आपके पास बुनियादी तौर पे होना चाहिए कि
एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ, खाने पीने पे कितना खर्च हुआ। ये नहीं कि एफबीआर आपसे एक एक चीज़ का हिसाब मांगता है, लेकिन आपके पास खर्च होना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि कमाए 15 लाख और खर्च 20 लाख कर दिए। तो उस सूरत में अगर आपके पास वेल्थ में पैसा मौजूद है 5 लाख रुपए, तो आप खर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ एसेट बियॉन्ड मीन्स का सवाल हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो रेगुलर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, लेकिन जिन्होंने पहली दफ़ा वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो अंदाजे के तौर पे उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनके पास कितने असासे हैं और वो असासे किस तरीके से कमाए गए थे। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो कई सालों से काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होते या उनके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो अगर वो पहले साल फाइल कर रहे हैं तो उनको एक अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि क्या क्या उनके एसेट्स उनके पास हैं और वो उनके नाम पे हैं। वो दिखाएंगे, वेल्थ रिकनसाइल करेंगे और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी हो सकती है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो बैंक अकाउंट जो होता है वो जॉइंट नाम पे रखते हैं। जैसे मैंने अपनी बेगम के नाम पे साथ रख लिया, मैंने अपने भाई के नाम का साथ रख लिया। तो अगर आपने दोनों का शेयर आधा आधा है, तो आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आधा दिखाना है शेयर और आधा वो दिखाएंगे। लेकिन अगर आपकी बेगम या आपका भाई फाइलर नहीं है, तो पूरा बैंक अकाउंट का पूरा बैलेंस आपको अपने पास दिखाना है, क्योंकि लॉ ये रिक्वायर करता है कि अगर आपका साथ जो साथी है अगर वो फाइलर नहीं है, तो उसका अमाउंट भी आपको दिखाना है अपने पास। तो ये एक छोटी बुनियादी चीज़ है जिसको व्यूअर्स को पता होना चाहिए।